Greetings to the viewers. We are the students of DAV PG College assembled here to celebrate today, the 25th of January 2023, for 13th National Voters' Day. As the theme for the 13th National Voters' Day is Nothing Like Voting, I Vote for Sure. Here, I am Rachita Shah. On my right side is Sudhanshu Kaushik, Anjali Tripathi, and my left is Ajay Mishra, Mrinal Jha, and Manika Pandey, discussing today on the topic of voting behavior in India and electoral reforms. Now, I'll ask Sudhanshu Kaushik to please elaborate on the topic. थैंक यू रचिता। तो आज हम मतदाता व्यवहार के बारे में बात करने वाले हैं। वोटिंग बिहेवियर के बारे में बात करने से पहले इस दिवस के बारे में जानना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक बात बहुत पहले याद आती है जिसमें परसाई जी ने बोला था कि दिवस जो है वो कमज़ोरों का मनाया जाता है, जैसे कि हम महिला दिवस मनाते हैं या और भी दिवस मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं, लेकिन कभी भी हम थानेदार दिवस नहीं मनाते हैं। तो ये मतदाता दिवस भी एक ऐसी ही चीज़ है जिसमें हम मतदाता और मतदान देने वालों को जागरूक करते हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि कैसे इस चीज़ का अप्रोच वोटिंग बिहेवियर चेंज हुआ है और कैसे जो है वो 30-40 साल के बाद या 15-20 साल के बाद एक शिफ्ट होता है टोटल और पूरी तरह से बदल जाता है एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। तो आज के इस युग में हमें इस पद्धति को और इस प्रक्रिया को समझना बेहद ज़रूरी है। तो मैं मनिका से भी बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि इस शिफ्ट का, इस आइडियोलॉजिकल चेंज की वजह से जो है इस शिफ्ट का उनका क्या विचार है, उस पर क्या है? बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अब ज़्यादा लोग एजुकेट हो रहे हैं और एजुकेशन के साथ साथ में इसमें हम सोशल मीडिया का भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम डाटा उठाकर देखें तो 2014 में जो वोटिंग हुआ था उसका रेशियो 62-63% के आसपास था, पर फिर 2019 का जो हम रेशियो देखते हैं वो बढ़कर 67-68 के पास बचा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा और वोट हम देखते हैं कि जैसे पिंक बूथ वगैरह जो डेवलप किए गए जिसमें सारी महिलाएं थी, तो उसमें वुमेन्स आगे आई वोट देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सुधांशु मैं बताना चाहूँगी कि ये रिफॉर्म्स है और बढ़ रहा है। आज का जो दिन है वो भारत के लिए बहुत विशेष दिन है क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और जैसा कि हमने अपने संविधान में भी लिखा है, अपने संविधान की शुरुआत भी की है हम भारत के लोग से। तो जो लोकतंत्र है वो अंततोगत्वा जो मतदाता पर ही निर्भर करता है, उनके व्यवहार पर ही निर्भर करता है और उन पे मतदाताओं को जो शक्ति दी गई है उसी से एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होता है। आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि 1950 में आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन की भी स्थापना हुई थी और सिर्फ मुझे लगता है कि मतदाताओं के विषय में बात करना ठीक रहेगा, लेकिन मतदाताओं के विषय में बात करने के साथ साथ हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो सफर रहा है लगभग 70 वर्षों का, उसके साथ साथ जो हमारे सशस्त्र बलों का जो सफर रहा है 70 वर्षों का, उसके साथ साथ जो पत्रकार बंधुओं ने अभी तक जो एक अपना योगदान दिया है और उसके साथ साथ जो ट्राइब्स एरिया में जहां नक्सलवादियों के हमले के कारण कई लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उसकी स्थापना के लिए शहीद हुए हैं, उनको भी नमन करने का दिन जो है वो आज है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसने बोला कि किस लिए बनाया जाता है। तो वोटिंग बिहेवियर जो है, जैसे कि न्यूयॉर्क के प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के स्टीवन वॉस्पी, उन्होंने कहा था कि अगर वोटिंग बिहेवियर को समझना है तो हमें ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझना होगा कि ह्यूमन क्या सोच के वोट देता है, उस चीज पे भी निर्धारित करता है। हम सिर्फ उसको अवेयर करें ये नहीं, उसके पीछे जाना होगा हमें कि क्या क्या चीजें रहती हैं कि उसके बैक में क्या चला रही है वोटिंग देने के। मैं अजय की बात से टोटली अग्री कि राइट टू वोट हम एक राइट की तरीके इस अप्रोच से ज्यादा देखते हैं, बट बिगर देन दैट इट्स आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन टू वोट। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स आवर नेशन, क्योंकि वी आर नॉट वोटिंग फॉर आवर लीडर, वी आर वोटिंग फॉर आवरसेल्व्स।
तो टोटली अग्री विथ रजा। और वोटिंग बिहेवियर में पैटर्न्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो मैटर करते हैं वो विथ टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। एंड इंडिया इज गोइंग टू बीइंग द मोस्ट पॉपुलेशन नेशन इन द वर्ल्ड, इसके साथ इलेक्शन करवाना उसको इतने, ये बहुत ही इंट्रिकेट प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है। विद इट इसमें रिफॉर्म्स, आई डोंट नो अभी इतने एफिशिएंट या इफेक्टिव रिफॉर्म्स हमारे अभी भी काम कर रहे हैं नहीं, बट इसमें आई थिंक इलेक्शन अपने आप में उसको एक सक्सेसफुली तरीके से कराना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्री एंड फेयर का पार्ट तो बहुत डिफिकल्ट है अकॉर्डिंग टू। Exactly, I completely agree with what you are saying. I'll also like to add regarding why, जैसे अब सबने बोला कि जब why it is so important to we celebrate this day. Celebration क्या होता है? Celebration generally एक awareness create करने के लिए होता है, so the people come and join in the celebration. And this voting, the major integral part of being in a democratic nation, is the best example to highlight that why we as a normal citizen, as a normal आम आदमी जिसको बोलते हैं कि हमारे पास ये शक्ति दी है, that is our power to choose our own government, to give ourselves the government that we want for our own selves, for serving us. They are representing us. They, like, the country is run by us. तो बेसिकली टुडे एज अ पॉलिटिकल साइंस, आप जैसे डिस्कस कर रहे हैं जैसे सबने अभी बोला है, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो लेट अंडरस्टैंड द नुआंसेस। जैसे साइकोलॉजी के बोला था लोगों के बारे में कि लोग क्यों वोट करते हैं, जिसको भी करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस नुआंसेस सो दैट वी हैव अ बेटर इलेक्टोरल रिफॉर्म, बेटर इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। एंड ये प्रोसेस एक चलती हुई प्रोसेस, एक बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है। As like independence के बाद से, if we see that our society started from very parochial in nature, parochial subjects थे हम, अभी इधर से इसका सफर स्टार्ट होने के बाद एक representative and informed citizenry बनने का जो ये सफर है, we need to make it as soothing as possible, and we as political science students obviously are trying for that aim to get fulfilled. इलेक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमने साइकोलॉजी की बात करी और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करी। तो जब हम भारतीय समाज को देखते हैं तो इसमें राजनीति और इलेक्शन में 2-4 फैक्टर्स और भी ऐड अप होते हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन और कुछ हद तक पैसों की बात, कुछ हद तक या अधिकतर मनी पावर की बात, ये सारी चीज़ों पे। तो इन सारे फैक्टर्स का क्या इसमें योगदान रहा पिछले 60-70 सालों में, तो इसमें इस चीज़ पे हमें समझना होगा कि और इनका जो इस पे इम्पैक्ट रहा और इसकी वजह से जो शिफ्ट आया कि पहले हम अक्सर समाजवाद की बात करते थे या फिर हम राइट विंग लेफ्ट विंग की बात करते थे, तो उससे एक मतदाता का एक जो ग्रुप होता था वो अटैच रहता था कि अगर हम समाजवादी हैं तो हम समाजवादी हैं, अगर हम लोहियाइट्स हैं तो लोहियाइट्स हैं। तो ये ऐसे ग्रुप बटे हुए थे। लेकिन बाद के वर्षों में क्या हुआ कि अगर एक समाजवादी है तो वो भी राइट विंग के उस वहाँ पे जा करके और वो वोट कर रहा है और उसके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अगले 5 साल बाद वो कहीं और जाके खड़ा है। तो इन 3-4 चीज़ों का, कास्ट, रिलीजन, इनका क्या फैक्टर रहा हमारे इस शिफ्ट के ऊपर? साइकोलॉजिकल तो है ही और बाकी सारी चीज़ें तो हैं। तो इन सब पे भी आज के दिन बात होनी चाहिए कि ये मतदाता दिवस है, इस तौर पे हम इसमें बात करें कैसे हम चेंज हो रहे हैं और आगे हम कितना और चेंज हो सकते हैं इन सारे फैक्टर्स की वजह से। बेसिकली मैं बोलना चाहूँगी कि हम अगर देखें पॉलिटिक्स में अपनी, तो अगर सोचे बियॉन्ड जो कि कास्ट के अकॉर्डिंग जो हम वोट करते हैं, रिलीजन के अकॉर्डिंग जो हम वोट करते हैं, तो एक तरीके से दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि हम किस पे आगे किस मुद्दे को उठा सकते हैं वोट करने के लिए। बहुत सारे मुद्दे हमारे पास हैं, जैसे कि वर्तमान समय में बेरोजगारी एक मुद्दा बना हुआ है, डेवलपमेंट हमारा, और हेल्थ पे हमने काफ़ी विकास करा है। तो इन सारी चीज़ों को हम देख के अभी और भी ऐसे मुद्दे आने चाहिए जो इन सारी चीज़ों से जाति, धर्म, संप्रदाय से हट कर हो और उन पे हम डिस्कस करें, उनको लेकर आए। इसमें एक पॉइंट और है, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये जो पॉवर्टी है ये पॉल्यूट कर रही है डेमोक्रेसी को पूरी तरह से। जैसे लोग अभी सुधांशु ने बोला था कि कास्टिज्म है जो अफेक्ट करती है वोटिंग पेपर, बट वहाँ पे ये भी हमें देखना होगा कि वो कास्टिज्म है कि पहले उनकी गरीबी भी है, क्योंकि अधिकतर जो शेड्यूल कास्ट जो है वो गरीब तबके से आते हैं। और हम लोग गाँव में देखते नहीं है, जैसे दारू पानी लेके आप वोट दे देते हो, ये देते हो, वो क्या दारू और साड़ी
पैसे जो ले रहे हैं वो उनकी मजबूरी है या वो खुद के मन से कर रहे हैं? उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है और वो इसका ट्रिगर पॉइंट होता है जो बड़े पॉलिटिकल होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं कि उस ट्रिगर पॉइंट को वो अपने हाथ में ले लेते हैं और वो चीज पैसे वोटिंग से 4-5 हफ्ते पहले वो पैसे पहुंचाने लगते हैं, उनके अकाउंट में जाने लगते हैं। उसके द्वारा जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो ज्यादा वोटिंग जो खराब करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है और डिस्टर्ब करता है वोटिंग बिहेवियर। मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर है, लेकिन कई जगह चुनाव ऐसे भी हुए हैं कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बाहुबली चुनाव लड़े और जनता ने उन्हें धूल चटा दी। ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, पर एक फैक्टर ये भी है कि गरीबी है, वो इलेक्शन को अलग तरीके से इफेक्ट करती है। और जहां तक बात रही कि धर्म की, जाति की, तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो एक, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक समाज में हम रहते हैं, एक सामाजिक प्राणी है। ये सारी चीजें समाज से हमें मिलती हैं और अगर हम इन्हें समाज तक रखना चाहें और राजनीति में अलग करना चाहें तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ह्यूमन नेचर के थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। ये हो नहीं सकता। बस हमें ये है कि इन चीजों का एक सफलतम और सकारात्मक प्रयोग राजनीति में करना चाहिए, जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। और इसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी हमारी राजनीतिक दलों के ऊपर भी है। हमारी जागरूकता क्या है इस पर भी है, इस पर भी होनी चाहिए। I totally agree with Ajay. रिलीजन, कास्ट, हमारी जो कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, हमारा जो हेरिटेज, हमारा जो कल्चर है, उससे हम बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। उसे अचानक से हमारे वोटिंग पैटर्न से अलग कर देना या अचानक कोई ऐसा रिफॉर्म कर देना जिससे हम अचानक से उससे अलग हो जाए, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल और बहुत ही आइडियलिस्टिक बात होगी। अगर हम रियलिस्टिकली देख लें, ऐसे उसने बोला कि हमें ऐसे उसका ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि वो हमारे वोटिंग बिहेवियर में बहुत ही पॉजिटिवली अफेक्ट करें, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू सेड कि सबसे ज़्यादा हमारे लीडर्स की होती है। जैसे लीडर्स चेंज होंगे वैसे ही आई थिंक वोटिंग पैटर्न में ये पॉजिटिव डिफरेंस। और मुझे लगता है कि जो चुनाव सुधार हुए हैं उसके बाद से इन सारी चीजों का प्रभाव कम करने का भी एक प्रयास हुआ है। जैसे पहले लोग, अगर हम देखें, धर्म के आधार पर वोट दे रहे थे या जाति के आधार पर अपने लीडर को वोट दे रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि हमारे लीडर का क्या बैकग्राउंड है, उस पर क्या उसका स्टेटस है कानूनी रूप से, उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन जब जैसे जैसे चुनाव सुधार होते गए, जो एक प्रत्याशी है उसकी पूरी जानकारी वोटर्स के सामने आती गई, तो उन्हें पता चला, तो फिर वो अपने जो कास्ट है उसके बियॉन्ड भी सोच सके। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव सुधार हुए हैं और उन्हें निश्चित रूप से इस पे एक लिमिटेशन करने का काम किया है। बट जैसे कि रिकॉर्ड देखे जाते हैं उसमें देखा गया है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और बढ़ा है, घटा नहीं है, पहले से बढ़ चुका है। तो आप इसको कैसे टारगेट करोगे? वही ना, तो इस टॉपिक पे आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि हर कंट्री का एक अपना एक वे होता है, हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, हर कंट्री का अपना एक एनवायरनमेंट होता है जिसके हिसाब से वो कंट्री चलती है। एंड इन केस ऑफ इंडिया इट इज अ वेरी पर्टिकुलरली peculiar case, because in India the diversity we see is extremely unique. This diversity, this amount of diversity, this variety of peoples in, like, divided in language, caste, the food we eat, the language we speak, and the dress we wear, the festivals we celebrate, everything, each and everything is different. Like 40 किलोमीटर चलो जाओ, एक भाषा बदल जाती है चट करके। तो इतने बड़े एक कंट्री को रन करना since after the independence successfully, चाहे जैसी भी जिसकी भी त्रुटियां रही हो नहीं रही हो, but it has been running smoothly till today. And this is a shining example of, like, we present towards the world, because we are running a successful democracy for since 75 years. My main takeaway from the discussion abhi tak held is basically itna कि the more we depend on the leaders, like a leader's responsibility है, and is no doubt to it, but I guess the basic responsibility we have is of ourselves, because as the famous quote says कि वही ना कि अगर किसी को चेंज करे तो खुद से चेंज को शुरुआत करनी होती है, खुद से बदलाव की खुद से वो बदलाव तुम जो देखना चाहते हो, you need to begin it within yourself. That if I want कि अगर if something I feel कि casteism is impacting our society in a negative way, I think I should first try कि मैं अपने हिसाब से मैं अपने दूसरे को कि मैं इतना इफेक्ट ना करवाऊँ उसको, वो चीज़ को मैं प्रोपेगेट ना करूँ खुद से। That is like I think can be said. एंड बाकी ऑन द पॉइंट कि जैसे उसने बहुत अच्छा बोला था पिंक बूथ के बारे में, कि जैसे अवेयर करने के लिए कि लोग, लड़कियां और आए
वोट करे, विमेन पार्टिसिपेशन एक इलेक्टोरल रिफॉर्म पे इतना जरूरी है, बिकॉज women is a integral part of our society, integral part of our country, and to run the country without them, it's a very basic. संचिता से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक पॉइंट है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, जैसे कि लखनऊ में जब इलेक्शन थे तो 2020 में मैं वोट देने जा रहा था, मैंने पॉइंट नोट डाउन किए थे सारे के सारे कि क्या बैकग्राउंड है सब लीडर्स ऑलमोस्ट सब, तो कोई मुझे ऐसा लीडर ही नहीं मिला जो कि वहाँ पे एक इतनी अच्छी पोजीशन के लिए काबिल हो। वहाँ पे किसी का क्रिमिनल, हर पहले तो सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था तो उसकी पढ़ाई नहीं थी, उसे एक्सपीरियंस नहीं था किसी काम में। अब मेरे पास तो ऑप्शन यही है ना, तो नोटा है ना, नोटा है। नोटा का सबसे बड़ा काम यही है कि नोटा वैलिड कुछ काम का नहीं है, बस आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। तो इस चीज पे सुधार हुआ ना, एक टाइम पे नोटा नहीं था, नोटा आया, इस पर हम बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे, आगे हो सकता है अच्छा, कि नोटा के आगे भी नोटा जो आप बुलाए, नोटा जो लाए हैं उसका क्या यूज है आप बताइए। अगर हम सेटिस्फाई नहीं हूँ तो भी तो मेजोरिटी जो पावर में आ रही है, मेजोरिटी वोट ले जा रही है, वो जीत जा रही है। That is the democracy नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेजोरिटी ऑफ वोट्स अगर कोई पार्टी ले जाती है और नोटा अगर 47%, 49%, 51% भी है, उससे मैटर नहीं करता है। नहीं, ये बात ठीक है। बात यही चुनावी सुधार को लेकर जब आती है तो हम अक्सर संस्थागत सुधार के बारे में क्यों बात करते हैं कि सरकारें होंगी या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन होगा वही सुधार करेगा। नहीं, मेरा पॉइंट यहाँ पे संस्थागत सुधार से ज्यादा इंसानों के बीच जो मतदाता उनके सुधार, उनके अप्रोच के बारे में बात करनी चाहिए कि उनका कैसे चेंज, हाँ वो कैसे बेटर। आप लोग सब सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे एक पॉइंट ये लग रहा है, जैसे मैंने खुद से सुधार किया, मुझे लगता है कि मुझे इतना मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा कि ताकि मैं वोट तो दे सकूं। एक वोट देने से पहले आप रिसर्च किया। अगर मुझे अभी भी रिसर्च में कुछ मिला ही नहीं तो मैं वोट किसको दूंगा? तो यही उससे अच्छा है कि मैं किसी को वोट दे दूं। नोटा को सिलेक्ट करने से अच्छा मैं किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दे दूं जो मेरे कास्ट का हो, जो कि मेरे रिलीजन का हो, ताकि कुछ काम हो जाए, हल्की वजह। But at least मतलब to answer to this, at least that you are aware कि तुम्हें वोट देना है, कि तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी मानते हो, is a step ahead। अब लीडर्स अभी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी ना कि कभी नहीं आएंगे आगे, इट इज जस्ट कि अभी इस टाइम पे इस सिचुएशन का नहीं है, बट एटलीस्ट दैट यू आर अवेयर ऑफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो ग्रेट लीप अहेड दैट यू आर अवेयर दैट कुछ प्रॉब्लम्स है इन लीडर्स, दैट वी नीड बेटर लीडर्स। तुम आगे जाके क्या पता तुम खुद एक लीडर बन जाओ, तुम खुद एक वो चीज बदलाव के बारे में ला सको जो तुम चाहते हो। I agree with Milan in this point कि ठीक है हम इंडिविजुअल बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं ऑन नेशनल वोटर्स डे, बट आई थिंक स्टेट का बहुत बड़ा रोल है रिफॉर्म्स लाने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में और उनका फ्यूचर विजन क्या है ये देखने में। इंडिविजुअल उतने तक अपने तक ही सुधार कर सकता है, बट स्टेट इट हैज नो लिमिट। उसका मेन आई थिंक उसका मेन एग्जाम्पल, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि वो अपने स्ट्रक्चर को कैसे इतना रोबस्ट, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इफेक्टिव करे कि हम उसमें कितना भी फंसना चाहे उसमें ना फंस पाए। स्पेशली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि उसका अगर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा भी है तो उसका सिस्टम इतना रोबस्ट, इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसको काउंटर कर सके। आई थिंक स्टेट का यही रोल है। तो कुल मिलाकर बातें ये है कि स्टेट भी अपना एफर्ट लगाए और इंडिविजुअल तौर पे जो है वो दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, तब जो स्पीड है, जो आज से 20 साल पहले जो चीजें नहीं थी, जो 20 साल बाद चीजें, तो वो अगर दोनों मिल के चले तो शायद वो स्पीड जो है वो बढ़ सकता है। बहुत सारे सक्सेसफुल रिफॉर्म्स अभी रनिंग में है, जैसे कि रिमोट वोटिंग, सुप्रीम कोर्ट की जैसे अनाउंस हुआ था, उन्होंने बोला था कि आपको पेपर में निकालवाना होगा इलेक्शन होने से पहले कि आपके क्या रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको लतार भी लगाई गई थी, उसके बावजूद इन लोग ने कुछ भी ऐसे कोई भी न्यूज़पेपर में किसी का रिकॉर्ड नहीं आया कि क्या है, कहाँ से मिलेगी जानकारी। जब ये अवेयरनेस इतनी पहुंचाने के बाद और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कुछ काम नहीं करता है इसमें, तो ये तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऊपर से इंडिपेंडेंट है, इफेक्टिव नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन इतनी इफेक्टिव नहीं है तो फिर हम किससे उम्मीद करें? इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी कहाँ तक एक्सपेक्ट की जा सकती है? इसमें जो मृणाल ने पॉइंट बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको न्यूज़पेपर में वो जो जानकारी है, अपना जो हिस्ट्री है, उसको निकलवाना पड़ेगा। वो निकलवाते हैं, लेकिन वो उसमें चालाकी ये करते हैं, वो ऐसे न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं जो पब्लिक के पास नहीं है, जो बहुत कम जगह जा रहा है।
और बहुत लोकल लेवल पे है, तो लोगों को पता नहीं चल पाता है, पर वो निकलवाते हैं और वो फॉलो हो रहा है। पर इसकी रेशियो बहुत कम है जो निकलवाते ठीक है, हैं। वही चुनावी सुधार की बात हो रही है, वो आगे से होगा। और जो सुधांशु ने पॉइंट बोला था, मैं उस पर आगे बताना चाहता हूँ। जैसे स्टेट, आपने बताया कि स्टेट को सुधार करना चाहिए, ये बात जाहिर सी बात है कि स्टेट जब कोई स्टेप लेता है तो वो एक बहुत आगे का स्टेप होता है, लेकिन स्टेट भी तो लोगों से बना है, लोगों ने समाज मिलकर बनाया है। हमें अपने सामाजिक स्तर पर ऐसे काम करने चाहिए, बाहुबलियों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, और जो क्या कहते हैं कम से कम उनका महिमा बखान तो नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और जो चीज अपना भारत के अंदर चुनावी राजनीति के अंदर आ रही है, जो एक काफिला वाली प्रथा है, जो लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला है, और उनको देखकर जो वोटर्स बहुत प्रभावित हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी चुनाव आयोग को भी प्रयास करना चाहिए, और हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों को पीछे रखा जाए और योग्य लोगों को क्या कहते हैं चुने। Because right now people get influenced and influential ही काफी चीज को बहुत आसानी से बदल भी सकती है और किसी चीज को आगे भी दे सकती है। Being a developing society और जहाँ पे poverty का रेट इतना ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट और जितने भी एबल कैरेक्टर हैं, हमारी इकोनॉमी अभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं हो पाई है कि हम सबके घर तक खाना पहुंच जा सके। तो उन सब चीजों में जब ऐसा एक एलिमेंट आता है जो आपको बोलता है कि हम आपको फ्री में पानी देंगे, फ्री में खाना देंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो जाहिर सी बात है जो जनता जिसे कुछ नहीं मिल रहा है उसे जब ये मुफ्त में चीजें मिलने लगेंगी तो वो यहाँ तक कि मैं भी, अगर मुझे योगी जी ने कहा कि प्रॉमिस किया कि आईपैड देंगे या टैबलेट देंगे तो मैं वोट दूंगा उन्हें, क्योंकि मुझे मेरे पास तो कोई एलिजिबल कैंडिडेट दिख ही नहीं रहा, मुझे कोई अच्छा कैंडिडेट। तो ये जो रैलीज हो गई, ये जो बिग प्रोटेस्ट हो गए, या जो कैसे कि जो आप बोल रहे हैं कि ये बाहुबली जो बहुत ज्यादा वो तामझाम करते आकर्षक बनाते हैं अपने आप को, ये सब चीजें करके, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो बस एक सिंपल से कैरेक्टर का यूज करके अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये बहुत ही जैसे बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है, ये उसी टाइप का है। यू कैन नॉट got it. But when like बच्चों के वो बच्चा है उसमें तो awareness है नहीं, but when we are adult there's well like there's an age right universal franchise नहीं, तो मतलब आप योयो के लिए नहीं लड़ रहे हो ना, आप खाने के लिए लड़ रहे हो, आप बेसिक नेसेसिटीज के लिए लड़ रहे हो। That when you जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, अगर उसे बोल दिया जाए कि मैं आपको इतना, आप मुझे इतना पैसा दे दो, फ्री का राशन मिलेगा, फ्री का राशन, मैं तुम्हें इतना, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तुम मुझे वोट दे दो, आई थिंक एज एन इंडिविजुअल मैं भी इसमें फंस मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मी जाएंगी, मम्मी को फ्री का राशन मिलता है, मेरे घर पे होता है ऐसा काम कि मम्मी ने कहा कि मैं तो योगी क्यों दूंगी, वो राशन देता है। एग्जैक्टली, तो जो राशन देगा भाई वो उसको तो आकर्षक आप ये जो बोल रहे हैं ये एक ह्यूमन नेचर है, और जब तक हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं होंगी एक इंसान में नहीं भरेगा, वो वोट जाके कैसे सोचेगा, समझ अजय ने जैसा पॉइंट रखा कि पैसे इतने क्यों दिखाते हैं, ये सब इसकी तो लिमिट है ना भाई, 2 लाख की। इसमें मैं वो वही पॉइंट पे मैं आने वाला था, इसमें जो है वो प्रत्याशी कितना खर्च करेगा इसकी सीमा चुनाव आयोग ने तय कर रखी है, लेकिन कोई राजनीतिक दल कितना खर्च करेगा उसकी सीमा तय नहीं कर रखी है। पहले मैंने क्या बोला, ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी, आपका स्ट्रक्चर रोबस्ट और स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा हो, वो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है, उसी की चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम कोई राजनीतिक दल चुनाव में कितना रुपया खर्च कर रहा है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को एक काम ऐसा करना चाहिए, अपनी वेबसाइट पे पूरा बना के रखना चाहिए, वहाँ कोई भी आम आदमी जाए और वहाँ जाके क्लिक करे तो पता चल रहा है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने इतना रुपया इसमें खर्च किया है या कर रहा है। और दूसरी चीज, जो राजनीतिक दलों को चंदा मिल रहा है उसमें पारदर्शिता नहीं है, उसके लिए ना तो राजनीतिक दल कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, और मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वो भी उतने पारदर्शी नहीं है, नहीं उनमें चीजें, एक गांव का सिंपल आदमी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आरटीआई के दायरे में भी नहीं, उसको भी मुझे लगता है कि आरटीआई के दायरे में लेके आना चाहिए। काम किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जो पार्टीज है वो अपना पैसा बैंक से तभी निकाल पाएंगे जब वो बॉन्ड्स दिखाएंगे, और वो बैंक्स वो ऑथराइज करेंगे कि वो एक ऑथराइज्ड स्ट्रक्चर से वो पैसा उनके there are reforms, there are ways, but the point is that how much are we aware कि ऐसे प्रतीति है कि जिसके जाके हम उसको अवेयर करवा सकते हैं, कर सकते हैं खुद को। That is the entire point that we are celebrating today, right? We don't know it. हम रिफॉर्म्स में भी कर सकते हैं कि हमारे पास 2 अलग-अलग वो है इलेक्शन कमीशन, हम उसको पूरा एक बना सकते हैं, तो ताकि जब वोटिंग के लिए ज्यादा लिस्ट आती है तो अब किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जब अगर वोट पड़ना है तो उसका है नाम उसमें, लेकिन पंचायत वाले में उसका नाम नहीं है, उसकी जगह 5 जाली वोटर्स होंगे, बट जो एक्चुअल उस गांव का रहने वाला है उसका नाम नहीं होगा। तो एक ये रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा हम कर रहे हैं कि किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिनकी वोटर आईडी नहीं है,
ठीक है वो 18+ है पर उनकी वोटर आईडी नहीं है, तो हमें ऐसा अपने सोसाइटी में करना होगा जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हाँ इस उम्र में बच्चे का मुंडन होगा, इस उम्र में अन्नप्राशन होगा, एग्जैक्टली ऐसे कि बच्चे ऐसा हो कि 18 साल का होगा तो उसे वोटर आईडी बनानी, उसको एक्साइटमेंट होनी चाहिए, यस मेरे टीम का हो गया, मेरे को वोटर आईडी इससे बेटर तो ऑप्शन ये भी होगा कि जितने भी लोग कॉलेज में दाखिले लें, सेकंड ईयर पहुंचते पहुंचते उनको वोटिंग कार्ड देना, सबमिट करना जरूरी हो जाए, ताकि सबके लोग वोटिंग कार्ड, जैसे आधार कार्ड को आधार कार्ड कर दिया गया, वैसे वोटर आईडी अगर हम को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में ऐसा ही होगा, मुझे लगता है कि ऐसे ही होने वाला होगा। और अगर हम आजादी के बाद से पूरी यात्रा देखेंगे ना चुनाव आयोग की, तो 90 से पहले कोई जानता नहीं था कि चुनाव सुधार भी कुछ हो सकता है, लेकिन 90 के बाद से जिस तरीके से चुनाव सुधार शुरू हुए और आज हम यहाँ तक पहुंचे, तो मुझे लगता है कि आज वर्तमान समय में भी जो समस्याएं हैं उनको, चाहे वो आम चुनाव की और राज्य स्तरीय चुनाव की और पंचायत स्तर चुनाव की, सबकी एक मतदाता सूची बनाने का काम हो, या वर्तमान में जो आज हम मतदाता दिवस बना रहे हैं वो इसलिए भी स्पेशल है कि जो ई वोटिंग का मुद्दा जो है हम सबके सामने, उस पर चुनाव आयोग बहुत ताकत से काम कर रहा है। और जो बात थी वोटर आईडी की, उसमें मैं एक मुद्दे के ऊपर आप सबका वो विचार लेना चाहूंगा कि युवा हैं, उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, पर वो केवल कहीं उन्हें सर्टिफिकेट की तरह यूज करते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं। या जो अर्बन एरिया है वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, तो इस पे आप लोग क्या क्या सोचते हैं? इलेक्शन कमीशन पिछले 5-6 सालों में ये काम कर रहा है कि अगर आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो भी आप इलेक्शन दे सकते हैं, तो वोट कर सकते हैं। उसमें ये है कि अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आप कोई भी अपना एक ऐसा प्रमाण पत्र ले जाकर के और आप वो कर सकते हो। तो एक ये, दूसरा जो वो ई वोटिंग का है, वो मुझे लगता है कि आज के इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज है। अगर वो थोड़ा सा इफेक्टिव बनाया जाए और उसको ऐसा है कि मतलब उसमें कोई धांधली ना हो, तो ई वोटिंग का जरिए उसकी वजह से जो है वो लोग घर बैठे भी वोट कर पाएंगे। तो ये होगा कि फिर जाने का सबसे बड़ी समस्या है कि कोई बाहर रह रहा है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो है वो लेबर्स ज्यादा हैं, वो दूर रह रहे हैं। बिहार यूपी में यही होता है खासकर, चाहे और भी दूसरे स्टेट्स में। तो लोग बाहर जाते फिर सोचते हैं कि हम एक सिर्फ वोट करने के लिए घर क्यों जाएं, क्योंकि आने जाने का एक बड़ा लंबा वो प्रोसेस होता है। तो लोग सोचते हैं कि छोड़ देते हैं। मैक्सिमम लोग वोट इसी कारण से नहीं दे पाते हैं। अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहां से अगर 500 मीटर के दायरे में अगर आपको वोट देने दिया जाए तो आप बिल्कुल जाएंगे देने। वो एक छोटा सा, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जिस दिन वोटिंग इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है उस दिन उस जगह की एक हॉलीडे रख सकते हैं। हॉलीडे में फिर यही होता है, लोग अपना पर डे वो छोड़ के जाना नहीं चाहते बिकॉज क्या है कि चेंज हो जाए। सैलरी कट। कई दोस्त मेरे एमएनसी में जो वर्क करते हैं बैंगलोर, मैंने उनसे वोट देने के बाद पूछा था कि तुम लोग ने वोट दिया, किसको दिया? तो उन लोग ने कहा मैं वोट ही देने नहीं गया था। अगर वोट देने जाता 2 दिन आने का, 2 दिन जाने का और 1 दिन वोट देने का, और वो सैलरी से कट हो पूरी जाएगा, वीक चला जाता। हॉलीडेज में फिर वही होगा कि लोग फिर पिकनिक मनाने चले जाएंगे। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनीज जो हैं, वो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, प्राइवेट भी है, वो छुट्टी करती हैं, वो देती हैं कि अगर आप जाना चाहें तो जा सकते, लेकिन फिर उसका लोग इस्तेमाल अपने कंपनीज करती हैं। स्टूडेंट्स का क्या, लेबर्स का क्या, उनका आने जाने का खर्चा क्या? तो ये सारी यार ये सब आई एग्री तुम जो बोल रहे हो, बट मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है कि ये वही हो जाएगा ना कि फिर हम एक बहुत अच्छा हो जाता है कि करना है इस द थिंग अबाउट आज, कि वो अंदर से कि चलो जाना है तो जाएंगे, चाहे वो हो या जाना नहीं हो जाए वो, बिकॉज वोट देना भी बहुत इम्पोर्टेंट ही काम है। ऐसा नहीं है ना कि मतलब जस्ट देने के लिए, इट्स अ ड्यूटी दैट वी आर डूइंग। एंड इसमें इतना जैसे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ठीक है कुछ काम के लिए वो आज, बट एटलीस्ट we need to do that because it's our share of participating in the grand event of democracy. चीज को जितना इजी बनाया जाएगा उतने ज्यादा लोग उसमें participate अगेन कि दिस वही प्रॉब्लम आ जाती है द बेसिक, कि एक के पास बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक नेसेसिटी होती है रात में खाने का नहीं है, वो नहीं सोचेगा इतना, क्योंकि लोग आदर्शवादी नहीं होते हैं। रियलिस्ट अप्रोच से देखें तो जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिसके पास और ऐसे लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास 10 करोड़ के आसपास है। तो वो उनको नहीं मतलब उनको नहीं किसकी मतलब सरकार है बनी, किसकी सरकार, उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी से मतलब है। और वो थिंक कि अभी तक ये चल रहा है बिकॉज हम आजादी का 75 इयर्स तो हो गया है, ये प्रॉब्लम तो रिसेंट नहीं है, राइट? इट इज बीन ऑनगोइंग। व्हाई डू यू थिंक द पुअर आर स्टिल गेटिंग पुअरर?
दिस इज द बेसिक रीजन है कि वो लोग अपने आप को मान चुके कि अगर वो देंगे, वो तो उनका हाथ हमेशा ऐसा ही रहता है. द थिंग इज दैट दे नेवर, मतलब उनके हिसाब से System never really open for the poor people. हाँ ना, वही तो कि where the Effective person implementation is of always policies से looking. लेके उनके लिए पॉलिसीज बनाने तक आप कितना उन तक पॉलिसीज पहुंचा पा रहे हो, that is the Why the fact. execution process is the problem ना here. The problem is not कि इनको नहीं, अगर वो नहीं खाना पा रहा, मैं समझ रही हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि नहीं, कि वो क्यों देगा, उसके पास खाना नहीं है खाने को, बट उनको सबसे ज्यादा जरूरत ये समझने की कि ये लोग भी पार्टिसिपेट करे इस डेमोक्रेसी में, कि ताकि वो अपने हिसाब से चुन पाए कि उनके मतलब हित के लिए कौन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर इनको हमेशा एक लोभान की, मतलब अगर ये तुम दे दो तो हम, मतलब ये वो टेकन गिव हो जाता है ना वो रिलेशन. रोटी की आवाज थोड़ी ज्यादा ऊंची होती है. लेकिन रिमोट वोटिंग सिस्टम जो आने वाला है या जिस पे अभी चर्चा हो रही है, उसके सामने भी तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रवासी की परिभाषा क्या है, अब प्रवासी की परिभाषा अभी तक डिफाइन नहीं है. तो इसके लिए जो कानून मंत्रालय है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम कर रहा है. और दूसरी चीज ये रहेगी कि जैसे कि सुधांशु ने भी बोला था कि एक नॉर्थ की बहुत बड़ी संख्या काम करने मुंबई और इस एरिया में पूरा जाती है, और साथ ही साथ स्टूडेंट का मूवमेंट जो है वो इंटर स्टेट ही होता है. और कम से कम उस लेवल पे तो काम इलेक्शन कमीशन कर सकता है, पर लेकिन उसमें भी दिक्कत ये रहेगी, अगर जो इंटर स्टेट नहीं है, बाहर है, तो वहाँ चुनाव की आचार संहिता कैसे लागू होगी, वहाँ ई वोटिंग जो है वो निष्पक्ष कैसे होगा, वो कैसे प्रभावित होगा नहीं होगा. आज के समय में जब हमारे राजनीतिक दल या देश का एक बहुत बड़ा तबका ईवीएम पे प्रश्न उठा रहा है, तो वो आरवीएम को कैसे स्वीकार करेंगे और कैसे सबका समायोजन उसमें होगा, ये भी तो प्रमुख चुनौती है इलेक्शन कमीशन. हाँ, जैसे भाई हर चीज को क्वेश्चनेबल करते हो, आई फील कि उस चीज का जब हम फेथ से अगर काम करते, ईवीएम पे अगर हम भरोसा है कि वो इलेक्शंस कर रहा है, तो वी ऑल नीड टू पुट आवर फेथ इन दैट, बिकॉज़ अगर ऐसे करेंगे तो हर चीज में फिर क्वेश्चन आ जाएंगे. नहीं तो फिर एक क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती कैसे होएगी? क्वेश्चनिंग होती तो ये तो अच्छी बात है. और हाँ, उसके scientific हाँ, answers हाँ, मिलने चाहिए. ठीक है, I टेक्निकल agree. और साइंटिफिक But कुछ चीजों पे हम लोग को अपना फेथ भी रखना चाहिए. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लाखों बुराई हो अच्छाई हो, मतलब बुराई भी, बट इसमें जो मेन उसका था बनाने का मकसद कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम जिससे बोले तो अमेंडमेंट्स हो रही है, ये सब है, बट एटलीस्ट वी हैव फेथ इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इट. तो सिमिलरली आई फील अगर ईवीएम भी अगर क्वेश्चन हो रहे, इट्स गुड, एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑपोजिशन लेवल हमारा सिस्टम कभी हेल्दी नहीं हो सकता. हाँ, that is And the point. opposing You will to change कि, it. जो पॉलिसीज मेकर जो पॉलिसी बना रहे हैं, आरबीएम हो गया, ईवीएम हो गया, वो जब तक वो ऑपोजिशन इतनी बड़ी संख्या से जब वो इतनी सारे ऑपोजिंग पॉइंट सुनेंगे तो उन्हें सोचने और समझने का हाँ, मौका they will मिलेगा always कि वो be on कर the क्या check. रहे हैं, They will always करना be on the चाहते check क्या, कि वो वो कितने करना हद है. तक वो हाँ, उनका हाँ. काम करेगा. लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगा, 19 के आम चुनाव से पहले जब इलेक्शन कमीशन ने देश के सारे राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया था कि अगर किसी को लगता है कि वो ईवीएम को हैक कर सकते हैं या उसमें कुछ कर सकते हैं ऐसा वैसा, तो वो उनके लिए ओपन जो कहते हैं एक सेमिनार हुआ था, और उसमें तो ये तो अच्छी बात मैंने है. मैंने बोला वही ये अच्छी बात है. Healthy लेकिन opposition लेकिन है. एक पॉइंट ये भी तो है, जब चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल जो इलेक्शन पार्टी होती है बूथ पे, वो ये कहती है कि मशीन खराब हो गई, मतदान रुक गया, तो प्रश्न ये भी तो उठता है कि मशीन में क्या खराब होता है और बाद में चुनाव आयोग उस मशीन में क्या ऐसा सही कर देता है. कई बार तो ऐसी भी न्यूज आई है कि मौसम ज्यादा गर्मी थी, ज्यादा सर्दी थी, तो वो मशीन पर प्रभाव पड़ गया. तो ये क्या है, ये डायलेमा है कि नहीं है, इसमें इसे इलेक्शन कमीशन को और साफ करना पड़ेगा. कोई भी चीज तो है, 100% तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती. कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी मशीन हो, इट्स अ मशीन. उसमें डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं. वो कभी कभी अचानक से काम कर रहे, मोबाइल है अचानक से बंद हो जाता है, आप उसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? मोबाइल चार्ज रिचार्ज पे मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, मेरा कई बार होता है. तो इट्स नॉट मतलब ये नहीं है ना कि हम ये उठा के फेंक दें कि मतलब ये काम नहीं कर रहा है, तो मतलब पूरा सिस्टम को उसमें सवाल, क्योंकि इतना इंट्रिकेट प्रोसेस है और इससे हमारी पूरी डेमोक्रेसी इसी पर टिकी हुई है, इलेक्शन पर टिकी. हाँ, तो इस तो पे why we have put the faith in when the electoral commission. But healthy So that opposition the is nice thing. for everything. It makes the Everything system opposition is strong. like that is a critical analysis of everything is anytime welcomed and anytime should be done for a competitive and a healthy growth of anything. Exactly. But इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर चीज को हम हमेशा क्वेश्चन ही करें. कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हमको भरोसे के साथ वो करना चाहिए, बिकॉज वो हम पे भरोसा कर रहे हैं कि मतलब इस काम से ये हमारा अच्छा होने वाला है. ये तो एक इतनी बड़ी प्रोसेस है. पॉपुलेशन है और हर एक को सेटिस्फाई करना इज नॉट पॉसिबल. हाँ, that कहीं is ना so कहीं से सवाल उठेंगे हाँ. और सरकार वही तो उस सवाल का जवाब देने के लिए and सरकार is responsible for everyone. एग्जैक्टली उसे They देना should do पड़ेगा, that, कोई भी exactly. पॉलिसी हो. तो कुल मिलाकर कि यही है कि हमें जो भी सुधार
पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में हुआ है, उसको अगर हम दोनों तरफ से देखें, सरकार के नज़रिए से भी, एक मतदाता के नज़रिए से भी, पार्टी के तौर पे भी और पार्टी कैंडिडेट के तौर पे भी, तो अगर ये सब मिलाकर उस चीज़ को समझें, इलेक्शन कमीशन भी हो, गवर्नमेंट भी हो, एक पोल पे, वो बूथ पे जो है वो भी समझे, एक आम मतदाता है वो भी समझे, तो इसमें जो ये प्रोसेस, ये लंबा जो प्रोसेस है, जिसमें बहुत बार आता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ कर दिया तो अपोजिशन कुछ कह रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर दिया तो अपोजिशन कुछ कह रहा है, या आम आदमी कुछ कह रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो मतदान को हमें एक बड़े आयाम से देखना होगा कि ये हम सबका कर्तव्य है। हम आइडियलिस्ट नहीं हो सकते, हम थोड़े रियलिस्ट ही हैं, लेकिन उसमें है कि हमें चारों तरफ से देखना होगा कि ये हमारे लिए एग्जैक्टली कि अगर हम मतदान दे रहे हैं तो हम किसी और के लिए नहीं दे रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, तो हमें इस तरह से क्वेश्चन इसको होता समझना मेरा इस होगा। बात पे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक जो मतदाता है वो एलिजिबल हो गया है वोटिंग देने की। जैसे न्यूजीलैंड में अभी ये चल रहा है कि उसकी एज घटा के 16 साल कर देने की बात चल रही है। 16 साल, 18 साल में हम देखते हैं कि उनको पता नहीं रहता है, अवेयर नहीं रहते हैं, और उसको घटा के और 2 साल कम कर देने की। न्यूजीलैंड ऐसा सोच रहा है, भारत में ऐसा क्या सोच? उम्र सीमा को घटाना बढ़ाना उतना वो सही मतलब नहीं है, ठीक है, वो बढ़ाना हर कंट्री के हिसाब से अगर उस वो country को बढ़ा लग रहा है है तो तो अगर वो बढ़ा है तो ज्यादा सही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के ऊपर है ना, आप कैसे, आपका थॉट प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। तो अब आप 13 साल के बच्चे को कह देंगे उस चीज को समझेंगे तो नहीं समझ में आता। हम खुद उस एज से निकल के आए तो हम समझते हैं कि उस क्या एज में चलेगा। क्या होता है। जैसे आजकल अक्सर ये जो है ना कि उसको कम करने का, ये सिर्फ पार्टीज का एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर ऐसी भावनाएं होती है कि हम कहीं भी बह सकते हैं। तो पार्टीज तो यही चाहती है कि जितने Influence छोटे से, करें। हाँ, कि 16 साल 17 साल वो हो, ताकि हम उसको वहीं से हम इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि वो अगले 40 साल तक जो है वो हमारा कैंडिडेट बन के, हमारा मतदाता ही बन के रहेगा। लेकिन अगर इस एज को हम थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, लाइक 21, 18, 19, 20 या 21, तो उस वक्त तक जैसे हम अभी हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग और उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो अलग बात है, हम करते वही हैं जो हमारा मन करता है या करने का वो होता है, लेकिन हम सही गलत समझते हैं, तो वो कम करना कोई उचित नहीं है। उसको ज़्यादा ही 18 या 18 से ज़्यादा ही रहे तो वो बेहतर है। लेकिन एक मुद्दा जो है वो बार बार उठता रहता है कहीं भी मतदान के बाद, कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें अपेक्षाकृत जो है वो मतदान का प्रतिशत कम रहता है, और युवाओं में भी देखा गया है जो यूथ क्या नाम है, युवा बाहुल्य जो बूथ हैं वहां पर भी वोटिंग का परसेंटेज कम रहा है। तो इस पे आप सब लोगों की ये क्या विचार हैं? अवेयरनेस की कमी नहीं है, अर्बन पॉपुलेशन, ये डिसइंटरेस्ट है, उनको इंटरेस्ट नहीं ये है। डिसइंटरेस्ट है, ये interest आप अवेयरनेस देखेंगे आर्ट्स का स्टूडेंट होगा, सोशल साइंस का स्टूडेंट होगा, जो गाँव से होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे। वही जो IITs में इंजीनियर हमें समझना होगा कि हमारे लिए डिसइंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे पर पॉलिटिकल लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो कैसे उन्हें फील कराना चाहिए? जैसे कि हैना अरेंड ने कहा था कि आपको एक सिटीजन बनने की डेमोक्रेटिक उसमें चाह होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो चीज अभी तक हमें तो महसूस नहीं हुई। और यही चीज और अगर हम वोट देंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा। एक हमें जो इंडियन नेस होती है, जो मतलब एक भारतीय होने का क्या मतलब होता है। ये मुझे दो पर्सपेक्टिव समझ में आ रहे हैं कि एक वर्ग तो वो है कि हमें क्या मिलेगा इलेक्शन में जाने से, तो वो नहीं आ रहे हैं, और एक वर्ग ये है कि सरकार क्या देगी हमें, तो हम इसलिए नहीं आ रहे। एग्जैक्टली, इसमें जो सबसे इसको पहले समायोजित कैसे किया जो जाए? सबसे पहले मैंने बात कही थी ना, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे बात, तो जब तक हम इसको उस चीज से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो वो तब तक नहीं हो पाएगा कि हम पॉलिटिकली अवेयर हूँ, अपने आइडियोलॉजी, अपने पर्सपेक्टिव। जैसे अगर मैं राइट विंग से हूँ और मुझे उसमें भरोसा है, तो मैं पॉलिटिकली उतना अवेयर हूँ। तब अगर उतना मैं पॉलिटिकली अवेयर हूँ तो मैं वोट करने जाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना कि आपको ये फ्री का मिल रहा है, वो फ्री का मिल रहा है, ये बहुत ही कम दिनों के लिए हमें बचपन में हमारे प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ ही शुरू ये जो करना बिहेवियर है वो डेवलप डेवलप बट बाय द स्टार्टिंग ऑलमोस्ट मनिका अब कुछ कंक्लूजन में बोल रहा है। कंक्लूजन में तो मुझे लगता है कि जैसे कि ये डिस्कशन चल रहा है, तो जैसे अभी आधार का किया ना कि बना के, तो कुछ ऐसा कर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप
जब 18 की उम्र में के हुए उसके बाद आपने कितना कितना वोट दिया, ठीक। अगर आपको आगे एजुकेशन लानी है या आपको कहीं पे जॉब चाहिए, उसका भी डाटा आपको उसके साथ लगाना है। तो मुझे लगता है कि जो वोट नहीं कर रहे हैं ये वो जो डाटा दिए कलेक्ट जाएंगे। होगा, ये जो डाटा कलेक्ट होगा, इसका एनालिसिस खतरनाक हो सकता है आगे चल के। वो तो है, बट ओके। इसका एक बड़ा सा मुद्दा है कि हम पॉलिटिकली अवेयर अगर लोगों को करें, बहुत छोटे वही ना कि मतलब जैसे हम लोग का पॉलिटिक्स का से कैसे पार्टिसिपेटरी हो सके, ये जो हमारे लाइफ में राजनीति का क्या महत्व है, उस चीज पे अगर हम बचपन से उस चीज को सिखाएं और समझाएं, एक डेवलपिंग सोसाइटी है। आई थिंक अभी भी हमारा बेसिक मुद्दा वही है, हम लोग पॉवर्टी, घूम फिर के एक अनएम्प्लॉयमेंट। ही पॉइंट पे आएंगे कि हम लोग को अवेयर करना होगा। अवेयरनेस हमें सबसे ज्यादा citizens to की be बेसिक responsible, नेसेसिटीज वही पूरी बड़ी करनी चाहिए, जिससे कि subjective उनका बात है। फ्यूचर विजन जो वो ब्लर ना हो, जिससे कि उनका ये जो वही कि अगर उनको वो समझ है कि वी आर अवेयर कि हमको क्या चाहिए, तो एटलीस्ट हम अपने एक जो क्लोजेस्ट है उनको समझाए कि तुम जाओ वोट देने। जो एक पॉलिटिकल पर्सन एटलीस्ट हम बोल तो सके कि प्लीज कम टू द डेमोक्रेसी एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। जब तक हम किसी चीज का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक वो चीज हम सुधार नहीं ला सकते उससे। And democracy in itself is the greatest gift that we gave to us, our leaders gave to us, and we should celebrate it. And तो पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे सफल लोकतंत्र और महान तभी बन सकता है जब प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। और लोकतंत्र बने तभी महान, हर मतदाता जब करे मतदान। धन्यवाद। thank you.